यस तो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं शैलेंद्र रावत आज आपके लिए इसी केमिकल काइनेटिक्स सीरीज के थर्ड लेक्चर में लेके आया हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने वो भी हम बात कर लें, फिर अपन क्या जीरो ऑर्डर से समझते हैं, क्या सब कुछ होता है वो भी। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि तुम्हारे रिएक्शन दो तरह के हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये पढ़ा था, याद आया? एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जो एक स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो दो या दो से अधिक स्टेप में होता है। अब हर रिएक्शन की तुम मॉलिक्युलरिटी निकालते हो तो मॉलिक्युलरिटी होती है रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है वो मॉलिक्युलरिटी है, और जो मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर है। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं, पर इसका उल्टा कभी भी सही नहीं होगा कि अगर ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम है तो रिएक्शन हमेशा एलिमेंट्री हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो है जो दो या दो से अधिक स्टेप में होता है। हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होती है, हर एक स्टेप की अपने आप की मॉलिक ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी होती है, पर रिएक्शन का ऑर्डर उस टाइम पे स्लो स्टेप से कैलकुलेट किया जाता है। स्लो स्टेप पे जब तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हो तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, कैटलिस्ट होगा, पर इंटरमीडिएट नहीं होगा। अगर इंटरमीडिएट आएगा तो उसे मैथमेटिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना होगा। तो जीरो, अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। अब तुमको ये मालूम है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होगी। और यहां पर तो अपन देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट है, जब ये दोनों अलग अलग हो, तुम इसको समझ लो, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसकी मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। इज टेकिंग दैट इज इन टू और मोर देन टू स्टेप। वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता हो, उस रिएक्शन को तुम क्या बोल देते हो? जीरो ऑर्डर। इसका उल्टा कभी मत कर देना कि अगर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम है तो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा। अगर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग अलग है तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम है तो मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री, मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री। तुमको यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर देख लो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देन मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप। may or may not be one step reaction, may or may not be a reactant is converting directly into product। अब जब तुम जीरोथ ऑर्डर को बोलोगे, अब तुम यहां पर जब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन बोलोगे, मान लिया तुमने ए से बी को बनाया, तो फॉर जीरोथ ऑर्डर, अब तुमको बार बार ध्यान रखना है कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा आर के ए की पावर जीरो। मॉलिक्युलरिटी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, बट व्हाट विल बी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म? द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज जीरो। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज जीरो। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि पहला ग्राफ आया है, तुमको तो ग्राफ याद रखने हैं। पहला ग्राफ आज की क्लास में आया तो हमारे पास रेट और ए की कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ। तो रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ in zeroth order rate does not depend on concentration. Rate does not depend on concentration of reactant। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन, तो वो रिएक्शन कहलाएगा तुम्हारा जीरोथ ऑर्डर। वो रिएक्शन कहलाएगा तुम्हारा जीरोथ ऑर्डर। अब तुम रेट को देखो, तुम रेट को लिख सकते हो माइनस डी ए अपॉन डी टी और प्लस डी बी अपॉन डी टी लिख सकते हो। ये तुमने लिखा रेट, ये रेट हो जाएगा के ए की पावर जीरो। ये ध्यान। तो अगर तुम यहां पर
dx बाई dt, देखो ग्राफ ही ग्राफ बनना है भाई, dx बाई dt और एक ही कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा है। अगर तुम यहाँ पे dx बाई dt और एक ही कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, it will be a straight line parallel to concentration axis, ये concentration axis के parallel हो जाएगा, तो it will be parallel to concentration axis, you write dx by dt is equal to this। अब यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि rate does not depend on the concentration of reactant, rate concentration of reactant पे depend नहीं करेगा, तो dx by dt का ग्राफ dx बाई dt का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब अगर तुम जीरोथ ऑर्डर में dx बाई dt और टाइम के बीच ग्राफ बनाओ, अब अगर मैंने तुमको बोला कि रेट ऑल्सो इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जो तुम्हारा रेट है वो रिएक्शन के टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब अगर तुमने यहाँ पे रेट और टाइम का एक ग्राफ बनाया, देखो पूरे चैप्टर में ग्राफ ही ग्राफ बनते हैं, इसलिए तुमको ग्राफ डे 1 से ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। तो रेट और टाइम, देखो सेम ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर, सेम ग्राफ सेकेंड ऑर्डर के लिए या जनरल ऑर्डर के लिए बनाओगे तो तुम ग्राफ याद नहीं रख सकते, देखो तुम इसी ग्राफ को दो तरह से लिख सकते हो, रेट को तुम लिख सकते हो dx बाई dt और यहाँ t, तो ये ग्राफ इसके पैरेलल आ गया, ये ग्राफ इसके पैरेलल आ गया। अच्छा अब मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट आर, तो आर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, और यूनिट ऑफ के, तो अब आर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन तो के का होना है। अभी देखो मैंने हाईलाइट किया, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर हो, तो ऑल्सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के इज मोल, ये सब पॉइंट तुम्हारे एक ऑब्जेक्टिव होंगे पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होगा, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट विल बी सेम। अब इसके एग्जांपल्स की भी हम बात करेंगे, पहले हम इसकी काइनेटिक्स को डेवलप करने। अब देखो तुमने ए से प्रोडक्ट बनाया बी, किसी रिएक्शन को तुमने लिया और तुमने इससे प्रोडक्ट बनाया बी प्लस सी। अब जब तुम शुरू कर रहे थे, तो टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, जब तुमने रिएक्शन को शुरू किया तो तुम यहां पर ए की कंसंट्रेशन को लिखोगे ए एंड इट विल बी मोल पर लीटर, ए मोलार। तुमने यहां पर ए की कंसंट्रेशन लिए ए मोलार और तुमने ये माना है कि बी और सी नहीं थे। हर रिएक्शन में अगर इरिवर्सिबल है तो तुम ये मान रहे हो कि इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं था, इनिशियली यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं। अब देखो चेंज क्या हुआ, व्हाट विल बी द चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर तुम जब देखोगे चेंज, तो ए के एक्स मोल पर लीटर कम हुए, तो बी के एक्स मोल पर लीटर बनेंगे, सी के भी एक्स मोल पर लीटर बनेंगे। यहां पर तुमको देखना है कि जब रिएक्शन बढ़ता है तो रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अब टी एट द एंड। अब देखो जब रिएक्शन को तुमने एंड किया या टी एट टाइम टी, यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी कर दिया, मतलब टी इज इक्वल टू टी का मतलब क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू टी का मतलब होता है कि तुम रिएक्शन के रेट को टी टाइम पर नाप रहे हो। तुम कहां पे नाप रहे हो रिएक्शन के रेट को, टी टाइम पे। तुम रिएक्शन के रेट को टी टाइम पे मेजर कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, एक्स मोल पर लीटर, एक्स मोल पर लीटर, मोलार कंसंट्रेशन है, दिस विल बी मोल पर लीटर। तो कितना ए बचा तुम्हारे पास, ए माइनस एक्स।
ए माइनस एक्स। अब देखो रेट होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी या प्लस डी बी बाई डी टी के ए की पावर 0, के ए की पावर 0। अब तुम डी ए बाई डी टी को यहाँ पे किस समय में चेंज हुआ, तो तुम डी ए बाई डी टी को लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के और ए माइनस एक्स रेज टू द पावर 0। भाई जब यहाँ पर चेंज हुआ तो टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी बची थी, तो ए की कंसंट्रेशन बची थी ए माइनस एक्स। टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन बची थी ए माइनस एक्स। अब अगर हम इसी रिएक्शन को लेके आगे बढ़े तो तुम्हें से वेरिएबल सेपरेट, देखो ये बन गया एक डिफरेंशियल रेट लॉ, ये कहलाता है डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या इसको तुम ऐसा लिख दो dx अपॉन dt इज k, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 विल बी 0 1, किसी के भी पावर 0 लगाओगे तो वो क्या 1। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है वो लगाया, तो तुमने यहां पे लिखा dx इज इक्वल टू k dt एंड अप्लाई लिमिट। अब तुमको देखो यहाँ लिमिट लगाने का तरीका दिखा रहा हूं। यहाँ मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन को लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखो ए से बी बन रहा है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी a, जब टाइम t इज इक्वल टू t गया तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई a माइनस एक्स। तो तुम शुरुआत वाले को ऐसा लिख सकते हो a माइनस 0, a माइनस 0 मतलब यही हुआ। अब देखो जब तुम यहाँ टाइम पे लिमिट लगाओगे 0, देखो तो यहां पर ये भी 0। तुम टाइम वाले में देखो जब टाइम 0 था तो a माइनस 0 था, तो मतलब a का चेंज 0 था। जब टाइम t हुआ तो यहां पर तुमने ऊपर t लिखा तो इधर पे तुम क्या लिख दोगे x। तो तुमने कंसंट्रेशन में लिमिट लगाई 0 से x, कंसंट्रेशन में तुमने क्या लिमिट लगा दी 0 से x, और टाइम में तुमने लिमिट लगा दी 0 से t। अब जब तुम इसे इंटीग्रेट करोगे, जब तुम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा x इज इक्वल टू के टी और x इज इक्वल टू के टी। अब x क्या है, देखो व्हाट इज x इन द फॉर्मूला, द अमाउंट ऑफ B और C फॉर्म्ड इन द रिएक्शन या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। व्हाट इज x? x is the change in concentration. What is x? Where x is the amount of, where x is, देखो तुम x को 2-3 तरह से डिफाइन करोगे, ध्यान से सुनना। x is change in concentration of A in time t, और x is the change या concentration of product formed in time t। बिल्कुल तुमको अपनी टर्मिनोलॉजी में क्लियर होना चाहिए कि तुम किसको क्या लिख रहे हो। तुमने यहाँ पे किसको क्या लिखा है, व्हाट इज एक्स। तुम इस रिएक्शन को देखो, जो तुम्हारी स्क्रीन पे रिएक्शन दिख रहा है, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये डब्बे वाले रिएक्शन को तुम ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, या तो बी और सी की बनी या ए की कम हुई, दोनों बातें सही है इस रिएक्शन में, क्योंकि ए के आगे 1 है, बी के आगे 1 है, सी के आगे 1 है। मैं तुमको अगली क्लास में वो केस भी सिखाऊंगा कि जब बी के आगे 2 लिखा हो, सी के आगे 3 लिखा हो, ए के आगे 3 लिखा हो, उसके भी रेट लॉ बना देंगे। अभी तुम इसको समझो, इसी से मैथ्स बन जाएगी। तो जब ए का जितना कम होगा उतना ही बी और सी का बनेगा। तुमको यहाँ पे सीखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन बहुत कम आती है, इसलिए तुमको यहाँ सीखना जितना ए का कम होगा उतना ही बी और सी का बनेगा। तो व्हाट इज एक्स? X is the concentration of product formed. What is X in the equation? Concentration of product formed in the reaction. X is the concentration of product formed in this reaction. इस रिएक्शन में t टाइम में x की कंसंट्रेशन कितनी बनी। अब जब तुम, तो इसका मतलब क्या हो गया, x is directly proportional to t,
अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, देखो मेरे को आज सिर्फ जीरोथ ऑर्डर पढ़ाना है, इसलिए मैं धीरे धीरे पूरा मैथ एक एक इक्वेशन पे को डिराइव करके तुमको सिखाना है। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन का मतलब हुआ कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो x इज अगेन अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज x इन द फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर x और t का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा। अगर तुमने x और t के बीच में ग्राफ को बनाया, अगर तुमने x और t के बीच में ग्राफ बनाया तो ऐसा आएगा। ये एंगल है थीटा। व्हाट विल बी द स्लोप? इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा बताओ मुझे। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में x और t के ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है tan थीटा, तुमको ये मालूम है, स्लोप होता है tan थीटा। व्हाट विल बी द स्लोप फॉर दिस रिएक्शन ग्राफ? इस ग्राफ का स्लोप कितना है बताओ मुझे। अरे फिजिक्स पढ़ते हो, x by t, कितना? x upon t। अबे अक्ल के दुश्मन क्या बोल रहा है भाई, सोच समझ के तो आंसर दे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, के, यही इसका स्लोप है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू के। कुछ भी आंसर दे, स्लोप विल बी इक्वल टू के। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ x वर्सेस t? व्हाट इज द स्लोप ऑफ x वर्सेस t? अब x वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो x वर्सेस t के ग्राफ का स्लोप होगा थीटा tan k। कितना होगा इसके लिए? स्लोप विल बी इक्वल टू, तो स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप कितना आ जाएगा इसका? k के बराबर। तो ओनली इन जीरोथ ऑर्डर, देखो ओनली इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन concentration of product increases linearly with time. Product increases linearly with time. सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के रिएक्शन ही ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली बढ़ेगी। मतलब ये ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा और ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ग्राफ लीनियरली आगे बढ़ेगा और ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो, अब देखो फर्स्ट का ग्राफ अलग होगा, सेकंड का ग्राफ अलग होगा, इसलिए हर क्लास में बहुत सारे ग्राफ आएंगे। तो तुमको यहाँ पे अगर मेरे पढ़ाते पढ़ाते ग्राफ ये समझ में नहीं आ रहे तो तुम फिर इसको नहीं कुछ कर पाओगे। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं, अब मैं वही जीरो ऑर्डर का रिएक्शन यहाँ फिर से लिख रहा हूं। अब मैंने देखो फिर से एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन लिखा, वही वाला, ए विल गिव यू बी प्लस सी। अब मुझे ए से दो प्रोडक्ट मिलते बी प्लस सी। टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसंट्रेशन थी, और बी और सी की बात ही नहीं कर रहा, टी और टी पे इसकी कंसंट्रेशन थी ए माइनस एक्स। अब तुम कुछ देर के लिए ए माइनस एक्स को लिख लो ए टी। देखो तुम समझो, तुम ए माइनस एक्स को कुछ देर के लिए लिख दो ए टी। ए के नीचे टी लिखने का मतलब क्या हुआ? concentration of A left at time t, concentration of A left at time t, t टाइम पे A की बची हुई कंसंट्रेशन। अब इसे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिख लो, और AT इज इक्वल टू A माइनस एक्स। अब x की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से, ऊपर तुमने लिखा था x इज इक्वल टू के टी, तो यहां लिख दो, और ए टी इज इक्वल टू ए माइनस के टी। अब व्हाट इज ए टी? कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी। व्हाट इज ए टी? कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी। तो अब ये इक्वेशन हो गया, देखो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। यहां पर तुम ले रहे हो a की कंसंट्रेशन किसी भी समय पे, किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो? a। नीचे वाले एक्सिस पे तुम ले रहे हो टाइम। तो इन अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब तुमको यहां पर एक चीज समझनी होगी, कल जब मैं ग्राफ बना रहा था, देखो कंसंट्रेशन टाइम ओनली इन, पहले यहां समझो, ओनली इन zeroth order reaction concentration of reactant decreases linearly with time. The reactant decreases
लीनियरली विद टाइम। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होती है। अब अगर यहां पर देखो तुम्हें कंसंट्रेशन ए, तो ये जो पॉइंट जहां पे ये शुरू हो रहा है ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जिसे तुम ए बोल रहे हो, और इस पॉइंट पे ए जीरो हो रहा है। यहां देख लो जहां पर जाके ये कंप्लीट हुआ इस पॉइंट पे ए जीरो हो रहा है और ये शुरू हुआ, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, जहां से ये शुरू हुआ ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये हो गई रिएक्शन एंड एट द एंड जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब तुमको यहां देखना है कि इन इक्वेशन से हमको पता लगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ देखो, ये किसके लिए तुम बात ग्राफ बना रहे हो, कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन टाइम। अब तुम यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो देखो ये ग्राफ है प्रोडक्ट का, ऊपर जाने वाला ग्राफ है प्रोडक्ट का, नीचे आने वाला ग्राफ है रिएक्टेंट का। ये पहला वाला ग्राफ है जीरो ऑर्डर। पहला वाला जो ग्राफ है ये कौन से रिएक्शन के लिए बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के लिए है ये ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पर अदर ऑर्डर, एनी अदर ऑर्डर, एनी अदर ऑर्डर, अब ये ग्राफ ऐसा होगा और ये ग्राफ ऐसा होगा, ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए। अब आपको यहां पर देखना है कोई भी दूसरे ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये ग्राफ के फॉर्म में कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसा होगा जिसको मैं गोले में ला रहा हूं, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसा होगा जिसको आप गोले में बंद किया। तुम देखो दो अलग अलग गोले, दिस इज ग्राफ ओनली फॉर जीरो ऑर्डर, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, only for zeroth order reaction the concentration of reactant decreases linearly with time. Only for zeroth order reaction concentration of reactant decreases linearly with time and concentration of product increases linearly. तो reactant linearly कम होगा, product linearly बढ़ेगा। reactant linearly कम होगा और product linearly बढ़ेगा, तो reaction zeroth order होना है। अब तब रिएक्शन को तुम क्या बोल दोगे, जीरो ऑर्डर। तो अब तुमने यहाँ पे देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन है गैसियस फेज, एक रिएक्शन है गैसियस फेज, कंसीडर गैस फेज रिएक्शन, कंसीडर अ गैस फेज रिएक्शन। तो गैस के लिए तुम प्रेशर भी नाप सकते हो, कंसंट्रेशन भी नाप सकते हो। फॉर अ गैस, फॉर अ गैस, फॉर गैस pressure is directly proportional to concentration। तो गैस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लास्ट क्लास में पढ़ा, अभी भी यहाँ पढ़ा। अब अगर T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है P1, T इज इक्वल टू टाइम T पे, T इज इक्वल टू टाइम T पे इसका प्रेशर है P2। B और C का भी प्रेशर मैं नहीं नाप रहा। लेट P1 is partial pressure of A at time T is equal to 0, P2 is partial pressure of A at time T is equal to T। तुम PT लिखते, P2 लिखते, कुछ भी जो लिख दिया वो इसी को मान लिया अपन। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो इसको अपन अगर ऐसा मान लें कि A से B प्लस C बना, टाइम था ये P1 और ये नहीं था। अब अगर इसका X प्रेशर कम हुआ तो इसका भी X प्रेशर बढ़ेगा और इसका भी X बनेगा, सब गैसेस है। तो ये आ गया T इज इक्वल टू T पे P1 माइनस X, ये X और ये X। अब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, अभी तुमने लिखा था X, तो X इज इक्वल टू KT। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए X इज इक्वल टू KT हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन नीचे है देखो, ये जो एक्सप्रेशन नीचे, इसको भी तुम, ये जो एक्सप्रेशन है इसको तुम क्या लिख दोगे, P1 इज माइनस KT, P1 माइनस KT।
अब तुमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया P1 माइनस KT, तो तुम इसे सॉल्व कर पाए प्रेशर के टर्म्स में। अगर किसी रिएक्शन लिखा है कि एक गैस है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, शुरू में उसका प्रेशर इतना था, 10 मिनट बाद इतना प्रेशर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो यहाँ पे चेंज, व्हाट इज x, वेयर x इज चेंज इन प्रेशर, x इज नाउ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A या B या C का पार्शियल प्रेशर। अगर B और C भी गैस है तो उनका बनने वाली गैसेस का भी ये पार्शियल प्रेशर होगा। अब अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको दो अलग अलग टाइम पीरियड पे करा दे, सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूले बनाने भी सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या ऑपरेशन है, सेम zeroth order reaction at two different time interval। अब एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को तुम दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे ले रहे हो। देखो तुमने यहाँ एक रिएक्शन लिया ए से, तुमने क्या बनाया B प्लस सी, क्या बना रहे हो तुम B प्लस सी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये था A। अब टाइम t इज इक्वल टू T1, टाइम t इज इक्वल टू तुमने यहाँ ले लिया T2, टाइम t इज इक्वल टू T1, टाइम t इज इक्वल टू T2 पे इसकी कंसंट्रेशन। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, ये हो गई A माइनस x1, A माइनस x2। अब तुम इस दो टाइम इंटरवल T1 और T2 पे इसके रेट को निकालना चाहती हो, तो देखो रेट होता है, सबसे पहले देखो रेट होता है kAx बाई dt इज इक्वल टू KA माइनस x रेज टू द पावर 0। यहां पर इससे तुम लिख लोगे dx अपॉन dt इज k, और तुम इससे क्या लिख लोगे नीचे सॉल्व करके, यहां लिख दोगे तुम dx इज इक्वल टू k dt। अब तुम इसे इंटीग्रेट करो, जरा अपनी स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखना, इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इधर पर एक इंटीग्रेशन का साइन, इधर पर एक इंटीग्रेशन का साइन। अब लिमिट देखो, टाइम की लिमिट है T1 से T2, टाइम की लिमिट क्या है यहाँ पे T1 से T2, तो कंसंट्रेशन की लिमिट क्या है यहाँ पर x1 से x2। अब तुम इसे इंटीग्रेट करो, देखो तुम इसे इंटीग्रेट कर दो, तो जब dx का इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो आएगा x, x1 से x2 के टाइम t, T1 से T2। अब जब तुमको लिमिट लगाओगे, तुमने सीखा होगा फिजिक्स में, ये मैथ्स में तो अभी नहीं पढ़ा है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू k T2 माइनस T1। ये एक फॉर्मूला बनाती है, अगर वो तुमसे पूछता है तो तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, तो k इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये पूरा चैप्टर ही मैथ्स से, क्योंकि नाम केमिकल काइनेटिक्स है, तुम रेट निकाल रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर मैथ्स। देखो ये क्वेश्चन बनेगा, तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। मैंने अभी 3 बार एक ही चीज को लिखा, पहले मैंने देखो ये वाली स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, फिर प्रेशर के टर्म्स में रिएक्शन को लिखा, फिर दो अलग अलग कंसंट्रेशन को लिखा। ऐसा इसलिए किया कि अगर कोई तुमसे ये पूछता है, अगर ऐसा इसलिए किया कोई अगर तुमसे पूछता है कि रिएक्शन को निकालना है, क्या निकालना है जो क्वेश्चन में दिया है। अब तुम यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो कि जीरोथ ऑर्डर में, यहाँ पे देखो दो ग्राफ दिख रहे हैं, जीरोथ ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो जाकर यहाँ पे टच कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो टाइम के एक्सिस को टच कर रहा है, जबकि दूसरे रिएक्शन में ये पैरेलल होगा, इट विल नेवर टच। फॉर एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन ये ग्राफ अब इसके पैरेलल होता चला जाएगा धीरे धीरे, पर इसको टच नहीं करेगा। देखो ये तो जो राइट हैंड साइड पे ग्राफ है उसमें ऊपर से नीचे आने वाला जो ग्राफ है, तुम स्क्रीन पे देखो, वो एक्सिस के पैरेलल हो गया है, वो एक्सिस के पैरेलल हो गया है, जबकि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में यही कर्व, जबकि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में यही कर्व जो है वो जाके यहाँ टच कर दिया, पर इस पॉइंट पे A 0 हो गया। इन केस में A कैन नेवर बी 0, पर हम एज्यूम कर लेंगे हो जाएगा, पर थियोरेटिकली A कभी भी 0 नहीं होगा। तो इससे तुमने ये पता लगाया कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम में होते हैं, जबकि दूसरे ऑर्डर के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो अब यहां पर मैं एक टर्म लेके आ रहा हूं
टाइम पीरियड, देखो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ, टी फॉर कंप्लीशन का मतलब जितने समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाए मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब है रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो। टी कंप्लीशन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक फाइनाइट टाइम होता है, जबकि जीरो से ज्यादा अगर कोई ऑर्डर है, वन से ज्यादा कोई, वन और वन से ज्यादा कोई ऑर्डर है तो इनफाइनाइट टाइम होगा। मैं कल की क्लास में ये प्रूफ करूंगा तुम्हें। अब देखो, तुमने फिर रिएक्शन शुरू किया, ए से तुमने ले लिया बी प्लस सी, टी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टाइम फॉर कंप्लीशन, बोर्ड स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। शुरुआत की कंसंट्रेशन थी ए, अब हो गई कंसंट्रेशन जीरो, भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बी नहीं था, अब बी की कंसंट्रेशन जो है वो ए की हुई, तो ए अगर खत्म हुआ तो बी और सी के भी तो ए मोल पर लीटर बनेंगे, बी और सी के भी ए मोल पर लीटर ही बनेंगे। तो तुम जानते हो, तो यहां पर क्या हुआ, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये डैश का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ, देखो डैश का मतलब हुआ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए नहीं बचा। T is the time required for completion, that is concentration of reactant A becomes zero। वो समय जिसमें रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। अगर इसको तुमने ऐसा लिखा तो तुम अब इससे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू एक्स, और अभी तुमने ऊपर प्रूफ किया कि जीरो टू रिएक्शन एक्स होता है के टी, तो तुम इससे लिख दोगे ए इज इक्वल टू के टी। अब ये टी कौन सा है, कंप्लीट होने वाला, ये टी कौन सा है, ये टी कौन सा है, तो ये वो समय जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो, वो समय जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो से तुम टी लिखोगे, तो नीचे अब तुम्हें टी के साथ कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें नीचे टी के साथ कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो कितने टाइम में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए अपॉन के। अब तुम यहां देखो, मैं तुमको ऊपर लेके चलता हूं, ऊपर मतलब थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेना, जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वो दिखा रहा हूं मैं। ये देखो, यहां पर ये टाइम, यहां पे टी की वैल्यू, जब ए जीरो है तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी फॉर कंप्लीशन होगा ए अपॉन के। कितने समय, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि कितने समय में ये रिएक्शन, कितने समय में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो समय जिसमें 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, वो समय जिसमें 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, उसे तुम टाइम फॉर कंप्लीशन बोलते हो, या इसे तुम लाइफ टाइम भी बोलते हो। अब इसी चीज को तुम लाइफ टाइम भी बोलते हो। अब देखो मैंने येलो कलर से तुम्हें लिख के दिया, इससे लाइफ टाइम, तो टाइम फॉर कंप्लीशन, टाइम लाइफ टाइम पीरियड इज 100% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब यही हुआ, दैट इज ए इज 100% completed into product, A is 100% completed into product। अब तुम यहां पर एक और बात देखो, फिर से मैं तुम्हें उसी ग्राफ पे लेके चल रहा हूं। देखो मैं फिर से तुम्हें इसी ग्राफ पे लेके चल रहा हूं जो मैंने ग्राफ दिखाए थे। इन रिएक्शन में कभी कंप्लीट नहीं होगा, इन्हें कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई दूसरा ऑर्डर जिसकी वैल्यू ऐसी है तो उसे वन या वन से बड़ी है तो उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। कितना टाइम लगेगा, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते, वो इनफाइनाइट टाइम होगा, वो मैथमेटिकली प्रूफ। पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो समय, यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, वो समय जहां पे रिएक्टेंट जीरो हुआ, देखो तुमने यहां पे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है। अब अगर तुमने इनिशियली इस ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट दिया तो वो ए की शुरुआत की कंसंट्रेशन है। ये ब्लू पॉइंट अब नीचे आ रहा है, ये यहां जाकर मिल गया, जिस पॉइंट पे ये मिला वहां पर ए की कंसंट्रेशन हो गई जीरो, और इस पॉइंट पे टाइम तुम्हारा निकल आया ए अपॉन के। कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो टाइम तुमने यहां पे बना दिया ए अपॉन के। ओनली इन जीरो ऑर्डर, अब तुमको यहां ध्यान रखना है, ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन
100% reactant can be converted into product, can be converted into product. सिर्फ जीरोथ ऑर्डर के रिएक्शन में ही रिएक्टेंट को 100% तुम प्रोडक्ट में बदल सकते हो. Only in a zeroth order reaction reactant can be 100% converted into product. तो रिएक्टेंट को तुम 100% प्रोडक्ट में बदल सकते हो. अब यहां पर एक टर्म और ला रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड. ध्यान से देखिएगा, पूरे चैप्टर में ये टर्म बार बार आने वाली है, हाफ लाइफ पीरियड. वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट, टाइम इन विच reactant is reduced to half, time in which reactant is reduced to half. वो समय जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाता है उसे तुम हाफ लाइफ टाइम बोलते हो. इसलिए तुम इसको क्या लिखोगे, देखो टी हाफ लाइफ टाइम. टी के नीचे तुमने हाफ लाइफ टाइम लिख दिया. वो समय जिसमें रिएक्टेंट अपनी शुरुआत की मात्रा का आधा हो जाए. तो इससे तुम कई बार ऐसा भी लिख दोगे, देखो तुम इससे कई बार टी के नीचे हाफ लगा दोगे, या तुम इसे टी के साथ 0.5 लिख दोगे. तुमको यहां समझना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0.5 हो, अल्फा 0.5 हो, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 50%. अब अल्फा 50%, इसका मतलब हो गया टी 50%. देखो हाफ लाइफ को इतनी तरह से लिख देते हैं, हाफ लाइफ को इतनी तरह से लिखते हैं, वो समय जिसमें रिएक्टेंट शुरुआत की मात्रा का आधा हो जाए. अगर एक गैसियस फेज रिएक्शन कांस्टेंट कंटेनर के में हो रहा है तो तुम बोलोगे वो समय जिसमें वॉल्यूम मोल्स आदि हो जाए. पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम बोलोगे कंसंट्रेशन आदि हो जाए. अगर गैसियस रिएक्शन है तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम बोलोगे कंसंट्रेशन आदि हो जाए, और वॉल्यूम बदल रही तो तुम बोलोगे मोल्स आदि. तो हाफ लाइफ पीरियड, तो अब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ, तुम देखो तुमने फिर ए से शुरू किया, तुमने बी और सी को बनाया, तुमने ए से शुरू किया. जब ये 50% हुआ तो ये कितना बचा तुम्हारा, A/2 रिएक्टेंट. अब देखो बचे हुए को तुम दो तरह से लिखते हो, तुमको यहां ध्यान से देखना है. बचे हुए को तुम दो तरीके से लिखते हो, या तो तुम उसको लिखते हो A-X, इसको X और इससे X, या तुम बोलोगे x इज इक्वल टू A/2, x इज इक्वल टू A/2. वो समय क्यों, जब t इज इक्वल टू टी हाफ था तो बचा हुआ a, तो A-X. देखो तुम इसको ऐसे डिराइव कर लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं. वो समय जिसमें रिएक्टेंट अपनी शुरुआत की मात्रा का आधा हो, वो समय जिसमें रिएक्टेंट अपनी शुरुआत की मात्रा का आधा हो. अभी बचा कितना है, यहाँ देखो बचा हुआ तुम क्या लिखते हो, A-X. तुम बचा हुआ क्या लिखते हो, A-X. अब शुरू में तुमने a लिया था, ए का आधा कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे. ए का आधा कितना होगा, A/2. A/2. तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो मैथ्स को समझना, याद नहीं करना. A-X इज इक्वल टू A/2. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, A/2. तो आप देखो बी और सी कितने बनेंगे, A/2. बी और सी कितने बनेंगे, A/2. ए कितना बचेगा, A/2. इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, दैट इज ये बचा तुम्हारा A/2, ये बन गया तुम्हारा A/2, ये बन गया तुम्हारा A/2, क्योंकि x अब A/2 हो गया. अब तुमने तो भी एक इक्वेशन याद किया था, x इज इक्वल टू KT. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू KT फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. अब तुम देखो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन x इज इक्वल टू KT. अब तुम x क्या रखो, A/2. A/2 इज इक्वल टू K, और अब T की जगह तुम लिखोगे T हाफ. तो T हाफ इज इक्वल टू A/2K बन गया. बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इज A/2K. तो अब यहां से तुमने क्या देखा, T half is directly proportional to A. इसका मतलब इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अब तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज अपने भेजे में घुसा लेनी है. इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन
half life period is directly proportional to initial concentration of reactant. इसका मतलब क्या हुआ? larger the value of A, larger will be the half life period. इसका मतलब हुआ larger A का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? इनिशियल कंसंट्रेशन. इस चैप्टर में छोटे वाले A का मतलब क्या होता है? शुरुआत की कंसंट्रेशन. लार्जर A, लार्जर T हाफ. अगर तुमको ये कहीं भी लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब रिएक्शन कैसे ऑर्डर का है? रिएक्शन अगर अमाउंट बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ती है या ज्यादा मात्रा ज्यादा हाफ लाइफ पीरियड, रिएक्शन विल बी जीरो. अब अगर मैं यहाँ एक ग्राफ बनाऊं, टी हाफ और ए का, तो मुझे बताओ टी हाफ और ए का ग्राफ कैसा होगा? जल्दी बताइए, टी हाफ और ए का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. कहां से जाएगी स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन से. वेरी गुड. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब इसका स्लोप बताओ कितना होगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? इसका स्लोप कितना होगा? जल्दी बताइए मुझे बेटा, बताओ स्लोप कितना होगा? सर 1/2K. वेरी गुड. बस तुमको इतना छोटा अगर मैथ्स आता है तो तुम सब कुछ कर सकते हो. फ्री का चैप्टर है. मुझे तो ये जेई मेंस, नीट में फ्री, जेई एडवांस में भी पिछले 15 साल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो तुमसे ना बने. अब तुम स्लोप को लिख लोगे tan थीटा. यहाँ पे तुमने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2k. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2k. तो इन जीरो ऑर्डर, ओनली इन जीरो ऑर्डर, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन में होगा. ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज. अब अगर तुमको एक ग्राफ दे दिया यहाँ पे, देखो यहां पर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया कि अगर हाफ लाइफ पीरियड और इससे पास होता है, इसका एंगल 45 डिग्री है, फाइंड आर. देखो अभी तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, रिएक्शन पढ़ लो. पहली 2 क्लास बकवास, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रेट वेट क्या है. आज जीरो ऑर्डर से छुटकारा मिलेगा. फिर 6 क्लासेस हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे. एक क्लास में हम सेकंड, थर्ड और जनरल ऑर्डर पढ़ेंगे. और उसके बाद 3-4 क्लासेस में हम पैरेलल, कॉन्करेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे. अच्छा, अब तुमने जितना पढ़ा है तुम उससे को, तो इसका मतलब हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के ग्राफ से भी ऑर्डर पता लग जाएगा. मैंने बताया ऑर्डर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बट इट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द हाफ लाइफ पीरियड. एक ग्राफ. तो अब देखो टी हाफ और ए का ग्राफ. अब तुम यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, देखो इसका सोल्यूशन एस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्डर रिएक्शन. एक पार्ट सॉल्व हो गया. अगर हाफ लाइफ और रिएक्टेंट की मात्रा, कंसंट्रेशन का ग्राफ, अमाउंट का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, इसका मतलब हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट. दिस विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा इसका स्लोप होगा. देखो स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k. तो tan थीटा, tan 45 इज इक्वल टू 1/2k. तो k की वैल्यू कितनी आई? अब यहाँ पे देखो tan 45 इज इक्वल टू 1/2k. और tan 45 की वैल्यू कितनी होती बताओ मुझे? 1. tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1. नहीं यार, यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने. tan थीटा इज इक्वल टू 1/2k, यही हुआ ना? हाँ. तो tan 45 इज इक्वल टू 1/2k. तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 2. और ये जो कंसंट्रेशन में लिखा होगा मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर. और हाफ लाइफ पीरियड है वो तुमने मिनट में दी, इस टाइम पे मिनट लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा पर मिनट. ये ठीक लिखा हुआ है मैंने यहाँ? ये क्लियर है तुमको? हाँ सर अपना स्लोप 1/2k है ना? हाँ 1/2k डिनोमिनेटर में है ना k? 1. अच्छा, यही गलती थी. मैं वही बोलूं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ दिख रहा था मुझे. मैंने जानबूझ के गलत लिखा था. तुम में से एक ही बच्चा है जो समझ पाया, बाकी के सब बैठ के सुनते रहते हैं. 1/2k. देखो यहां पर आया 1/2k. तो k की वैल्यू हो गई 0.5. k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5. और अब तुम देखो यूनिट कह दिया मोल पर लीटर पर मिनट. तुमको समझा? मैंने जानबूझ के गलत लिखा. और तुम में से सिर्फ एक बच्चा जो मैथ्स जानता है वो ये पूछ रहा है. अगर तुमको एलिमेंट्री लेवल की मैथ्स आती है, वही मुझे केमिस्ट्री में लगती है. अब तुम जरा यहाँ पे ध्यान से कुछ चीजों को देखो. अगर मैंने यहाँ पर सक्सेसिव हाफ लाइफ पीरियड निकाल लिया,
ये पहली हाफ लाइफ पीरियड, तुमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, और जहां तुमने शुरू किया वो ये है। तो तुम बोल रहे अमाउंट लेफ्ट, जो तुम्हारे पास बचा हुआ अमाउंट है वो, तो एक हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा मुझे जल्दी बताओ, एक हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा, a/2, A/2. a/2, क्यों, जो तुमने लिया था उसी का आधा बचेगा। अच्छा, अब Yes, sir. दूसरी हाफ लाइफ पीरियड बाद कितना बचेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट बाय सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, a/2, और इसको भी तुम 2 से डिवाइड करोगे, a/4, कितना बचेगा। A/4. अच्छा, ये दूसरी हाफ लाइफ हुई, ये पहली हाफ लाइफ थी, ये दूसरी हाफ लाइफ। अब तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा, i2 to the power 3, कितना बचेगा, 8, A/8. a/2। और अच्छा, चौथी हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 4/4, ऐसी पांचवी पे निकाल लो। ठीक, ऐसा ही तुम पांचवी छठवीं हाफ लाइफ पीरियड पे निकाल लोगे। अब तुम यहाँ पे बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना, मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें 4 ऑप्शन में दिखेगा। तो पहली हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी तुम्हारी, a/k। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, a/k, 2k। हाफ लाइफ क्या होती है, अभी अपन ने ऊपर डिराइव किया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इज a/2k, यही लिखा है ना, यहाँ देखो, Yes, हाफ sir. लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ये देखो जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, a/2k, क्या होती है, a/, तो पहली हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगी तुम्हारी, व्हाट विल द फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन, लिखा हुआ कहाँ गायब हो गया, a/2k होगी। हाँ, फिर से लिख देते, फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड आ गया रिएक्टिव, तो पहली हाफ लाइफ पीरियड हो गई 2k। अच्छा, अब दूसरी हाफ लाइफ पीरियड देखो क्या होगी, ये रहा 2k, और अब इनिशियल अमाउंट कितना था दूसरी हाफ लाइफ पीरियड में, a/2, यहां पर तुम क्या लिखने वाले हो, 1/2 a/2k। और तो दूसरी लाइफ पीरियड जो है वो पहली हाफ लाइफ पीरियड की आधी होगी फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। जो दूसरी हाफ लाइफ पीरियड है वो पहली वाली हाफ लाइफ पीरियड की कितनी हो गई है, आधी हो गई है। अब देखो तीसरी हाफ लाइफ पीरियड की, अब अगर मैं यही कैलकुलेशन तीसरी हाफ लाइफ पीरियड के लिए करूं और फिर मैं इसका ग्राफ बना, अब मैं यहाँ पे तीसरी हाफ लाइफ पीरियड के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने तीसरी, ये दूसरी हाफ लाइफ थी, अब तीसरी हाफ लाइफ पीरियड के लिए जब मैंने काम किया t/3, तीसरी हाफ लाइफ पीरियड के लिए लाइफ टाइम कितना होगा, a/4, कितना हो जाएगा ये, a/4, शुरुआत की मात्रा, अब इससे लिखोगे 1/2 स्क्वायर a/2 ऑफ t/2, या 1/, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो सत्येंद्र जी। सर 1/, हाँ मतलब 1/4 होगा ना। अरे यार, दूसरी वाले के लिए आधा होगा और पहली वाले का 1/4 होगा। देखो यहाँ 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, दूसरी वाले के लिए आधा है ये गोले में, और अब देखो जिसको आप हाईलाइट कर रहा हूं पहले वाले का 1/4 है, 2 स्टेटमेंट बन गए। तो इसका मतलब चौथी हाफ लाइफ पीरियड में रिलेशन क्या आएगा, t/4 विल बी हाफ ऑफ t/3। तो जो चौथी हाफ लाइफ पीरियड है वो तीसरी की आधी, तो पांचवी हाफ लाइफ पीरियड किसकी आधी होगी, चौथी की। छठवीं हाफ लाइफ पीरियड किसकी, एक्शन में क्या होता है, इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरोथ, ये तुम्हारे काम, सक्सेसिव हाफ लाइफ इज, अगर तुमने सिर्फ हाफ लाइफ इज हाफ ऑफ प्रीवियस t/2, पहले वाली हाफ लाइफ पीरियड का आधा है, तो दूसरी हाफ लाइफ पीरियड पहले की आधी है, तीसरी हाफ लाइफ पीरियड दूसरे की आधी है, चौथी हाफ लाइफ पीरियड तीसरे की आधी है, पांचवी हाफ लाइफ पीरियड चौथी की आधी है। तो हर आगे आने वाली हाफ लाइफ पीरियड, हर आगे आने वाला हाफ लाइफ पीरियड पुराने वाले हाफ लाइफ पीरियड का या सबसे पहले वाले हाफ लाइफ पीरियड का आधा होगा। अब तुम एक और चीज देख रहे हो, जीरोथ ऑर्डर में, यहां पर देखो जीरोथ ऑर्डर में तुमने यहां लिखा, देखो जीरोथ ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। मैंने देखो 2 चीजों को हाईलाइट किया है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हर बार तुम्हारी शुरुआत की कंसंट्रेशन आधी हो रही है, देखो हर बार तुम्हारी शुरुआत की कंसंट्रेशन आधी हो रही है, इससे तुम्हारी हाफ लाइफ पीरियड आधी हो रही है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में अब तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, t/1 is bigger than t/2, t/2 is larger than t/3, t/3 is larger than t/4। हर आने वाली हाफ लाइफ अपने से पहले वाली हाफ लाइफ से आधी है, इसका मतलब छोटी है। हर आने वाली हाफ लाइफ पीरियड अपने से आधी है, इसका मतलब वो छोटी हो गई। अब अगर मैं तुमसे बोलूं टाइम फॉर, ध्यान से समझना, तुमको यहीं से अपन थ्योरी बनाएंगे,
फॉर 75 ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये फॉर्मूले सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए हैं, किसी और ऑर्डर के लिए नहीं। 75% का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, 3/4। 75% का मतलब 3/4 कंप्लीशन, कितना कंप्लीट होने के लिए एक 75% का मतलब कितना, वो 3/4। अब तुम देखो फिर से वही फॉर्मूले को, ए से तुमने बना लिया बी प्लस सी, क्या बना लिया तुमने, ए से बी प्लस सी। टी इज इक्वल टू 0 पे ये था ए, अब टी इन कंप्लीशन पे ये 3/4 खत्म हो गया। यहां पे ध्यान रखो, a माइनस एक्स, ये बन गया x और ये हो गया x, तो x इज इक्वल टू कितना दिया है, x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ a। ये मतलब हुआ ना 75% कंप्लीट होने का। 75% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, 75% कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 3/4 है। तो x की वैल्यू 3/4, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 है। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 है। अब देखो तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, फॉर, आज मैंने पूरी क्लास में एक ही फॉर्मूला यूज किया, x इज इक्वल टू परसेंटेज। जब तुम्हारा t 75% है, एक मिनट थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है इसलिए लिखने में इधर उधर जा रहा है, ये t इज इक्वल टू 75%। पहले एक मिनट इसको क्लियर कर लूं, प्लीज वेट। अब देखो t इज इक्वल टू, चलो वापस, अब अगर तुमने यहाँ पे t इज इक्वल टू 75 लिखा तो k तो ऐसे ही रहेगा, तुमको पता है k सिर्फ टेम्परेचर पे 3/4 है, क्या लिखोगे x की जगह, 3/4 है 75%। तो इससे तुम यहाँ परसेंटेज 3/4 एक ही, सर ये ऊपर आएगा ना न्यूमरेटर में? हाँ यार ए ऊपर आएगा, क्योंकि अब ये सिस्टम मेरा रुला रहा है तो कहीं कहीं चीजें स्लो हो रही है बहुत। ये आ गया, ए ऊपर आएगा। ये तुमने लिखा 75%। अच्छा हाफ लाइफ A/2 के, हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, बताओ मुझे, हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, A/2 के। यस सर। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, ये देखो एक मिनट, तुमको मैंने हाफ लाइफ पीरियड लिख दी A/2 के, ये किसके लिए, सिर्फ जीरो ऑर्डर। अब तुम 75% को थोड़ा मैथमेटिकली फिर एक रिजल्ट बना लो, देखो यहां पर तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, t 75% 3 लिख सकते हो, तो मुझे तो ऐसा ऐसे लिख सकते हो। यस सर। तो और A/2 के को तुम क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड। यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट, हाफ लाइफ पीरियड 50%। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 50% कंप्लीट होने का, देखो 75% कंप्लीट होने का कितना टाइम लेता है। अब फर्स्ट ऑर्डर में अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर में 2 टाइम्स होगा, जबकि जीरो ऑर्डर में 1.5 टाइम्स है। कितना ये 1.5 टाइम्स, कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर 1.5 टाइम्स। एक मिनट यार, बहुत स्लो हो रहा है सिस्टम पर, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है, यहाँ पे सिखाना है तुमको। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ टी, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा, जीरो ऑर्डर में। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा, जीरो ऑर्डर में। अब अगर मैं तुमको बोलूं फाइंड रिलेशन बिटवीन टी हाफ 87.5% completion of जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं तुमको बोल रहा हूं 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मैं तुमको यहां से पूछता हूं 87.5%। देखो तुम इसको ऐसा बना लो, अगर मैंने यहाँ पे 87.5% लिखा, तुम इसे परसेंटेज लिखोगे तो बहुत जल्दी बनेगा। शुरुआत में ये था 100, क्या था ये 100, अब ये कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, यहाँ देखो 87 तुम्हारे, तो ए कितना बचा मुझे बताओ, ए कितना बचा 12.5। 12.5। अगर तुमने परसेंटेज लगाई तो 12.5 बचा, तो x कितना हो गया तुम्हारा, x कितना हो गया 87.5। व्हाट इज x, यस सर। 87.5। अब अगर इसको तुम a के टर्म्स में लिख लो, साथ में तुम यहाँ a लगा दो तो परसेंटेज मिलता जाएगा तुम्हें। अभी तुमने 1 मान के सॉल्व किया, अब तुम्हारा x इज इक्वल टू KT होता है, क्या होता है x इज इक्वल टू
KT. KT। अब तुम इसे 100 ए मान लो, इसे 12.5 है, इसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आई? 87.5% है ना, तो ये आ गई तुम्हारी। ये वैल्यू जब तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा 7/8। कितना कितना जब तक तुम यहाँ पे बोल दो 7/8, 87.5% का मतलब कितना होता है? 7/8। तो ये तुम निकाल सकते हो रिजल्ट इसके साथ, ये रिजल्ट तुम निकाल सकते हो। अब ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख के, तो t 7/8, तो x की वैल्यू तुमको यहाँ पे रखनी होगी। अब तुम इसे ए के टर्म्स में कर लो, देखो तुम इसे ए के टर्म्स में कर लो तो तुमसे और जल्दी, तो मैथ से तुम्हें समझ में आ रहा था, पर अगर तुम इसे ए के टर्म्स में लेके जाओ, थोड़ा सा तैयार करो, सिस्टम आज बहुत स्लो हो रहा है, जो अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा। सर 7 क्या बोल रहा है भाई तुम? पूरा सिखा रहा हूँ, रुक जा। सर 7/8 हाँ बोल, कैसे है? वही सिखा रहा हूँ, तेरे को मैथ्स भी नहीं आती तो वो भी सिखाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे अब इसको लिखा मैंने यहाँ पे a माइनस एक्स, ये हो गया x, ये हो गया x। अब वो कितना परसेंट कंप्लीट करने को बोल रहा है? 87.5% कंप्लीट हो जाए। कितना परसेंट कंप्लीट हो जाए तुम्हारा? कितना परसेंट कंप्लीट हो जाए? 87.5। तो a माइनस एक्स कितना बचा होगा? 12.5%, यही बचा होगा ना भाई। टोटल 100 था, टोटल 100 था, तो कितना परसेंट बचा होगा तुम्हारा? 12.5। कितना बचा होगा? 12.5। अब देखो इस 12.5% जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट कहाँ चली गई स्क्रीन भाई? एक मिनट पहले स्क्रीन को ले आने दो। अब अगर यहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूँ कि 87% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 87? आज सिस्टम बहुत परेशान कर रहा है, क्लास बार बार रुक जाओ, आने दो वापस क्लास पे। अब अगर मैं बोलूं 87.5% कंप्लीट होने का मतलब हुआ, फ्रैक्शन में कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे, फ्रैक्शन निकाल के। मैथ्स वाले हो ना, लिखो फ्रैक्शन। चलो मैं सिखाऊं यहाँ पे, दिखा रहा हूं। ये एक हाफ लाइफ बाद ये बचा a/2, ठीक है। एक हाफ लाइफ बाद ये कितना बचा बेटा? a/2। दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचा? a/4। तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचा? a/8। इतना ही बचा, ये बचा हुआ। अब मैं तुमसे बोलूं कंज्यूम कितना हुआ? देखो कंज्यूम तुमको यहां से समझाता हूँ कैसे तुम निकालते हो। शुरू में तो कुछ भी कंज्यूम नहीं था, 0। अब a माइनस a/2, तो एक हाफ लाइफ बाद बचा तुम्हारे पास क्या? कंज्यूम हुआ a/2। अब तुमने लिया था a और a/4 बच गया, तो उससे तुम लिखते हो 3a/4। क्या लिखते हो? 3a/4। a लिया था और a/8 बच गया, इससे तुम क्या लिखोगे? 7a/8। अब इससे तुम क्या लिखोगे? 7a/8। क्या लिख लोगे बेटा इसे? जल्दी बताओ। 7a/8 क्या लिखोगे इसे? 7a/8। और अब देखो इससे तुम परसेंटेज में लिखो। इसी चीज को अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज में लिखते हो, अगर ये शुरू में 100 था, फिर 50 हुआ, फिर ये 25 हुआ, फिर ये उसका आधा 12.5, ये परसेंटेज, ये तुम्हें परसेंटेज, ये तुम्हारा बचा हुआ। तो कंज्यूम कितना हुआ? पहले तो कुछ भी नहीं था, में 50% कंज्यूम हुआ। दूसरी हाफ लाइफ में ये 75% कंज्यूम हुआ। तीसरी हाफ लाइफ पीरियड में ये 87.5% कंज्यूम हुआ। तो 87.5% कंज्यूमशन का मतलब होता है 7/8 लगना या a/8 बचना, दो चीज ध्यान रखना। तो इसलिए तुमने t 7/8 मतलब टाइम्स कंज्यूम हुआ। 87.5% को तुम क्या लिख लेते हो? t 7/8। क्या लिख लेते हो बेटा यहाँ पे तुम? t 7/8। अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या था? a/8 बचा था, तो a माइनस एक्स, यहाँ देखो तो बचा कितना? a/8। a माइनस एक्स को तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? a/8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? a माइनस a/8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/8 है। कितना आया? x इज इक्वल टू यहाँ पे बताओ 7/8 है।
अब यहां पर रखो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे रख दो। अब ये वैल्यू यहां रखो, एक्स की जगह लिखो तुमने 7/8 ए इज इक्वल टू के टी 7/8। तो के टी 7/8, के टी 7/8 कितना हो, देखो के टी 7/8 इज इक्वल टू 7/8 ए अपॉन के। अब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 7/4 ए अपॉन 2 के, ऐसा लिख सकते हो। हाँ Yes, और sir. ए अपॉन 2 के क्या होता है, ए अपॉन First 2 half life. फर्स्ट ऑफ वाली हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन या सिंपली टीएफ। ये रिजल्ट बन गया। यहां पर तुमने देखा कि ये रिजल्ट यहाँ पे डिराइव हो गया है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये रिजल्ट तुमने यहाँ पे किसके लिए बना लिया है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion is 7/4 of first half life period, 7/4 of first half life period for the reaction। अब यहां से तुम एक रिजल्ट जनरल फॉर्मूला बना लो, Tn फॉर जीरो। अब देखो ये तुम्हारे एग्जाम का शॉर्टकट बना रहा हूं, सबको ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट है, ये मैंने इतने सालों में सीखा या मैं तुमको सिखा रहा हूं, किसी किताब में तुमको मिलना ही नहीं है। फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, अब शॉर्टकट देखो, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए टोटल टाइम, जो भी टाइम वो तुमको बोलता है, एन इज अ फ्रैक्शन जो तुम कंप्लीट कराते हो, 2 into n into time required for 50% completion. N is percentage complete. N is percentage complete. मैंने तुमको बोला यहां पर n जो है वो कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ था उसका परसेंटेज है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था ये उसके लिए दिया है। अब मैं यहां तुमको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं यहां तुमको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, तो जाओ उसे पेस्ट करने दो, फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं जिससे तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिखे। अब देखो तुम्हें यहाँ पे पहला क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इज 50 मिनट, देन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज। अब तुमको यहाँ पे क्या समझना, देखो टी, अभी मैंने बताया एन इज इक्वल टू 2 इंटू एन इंटू टी हाफ, 2 इंटू टी इंटू एन इंटू टी हाफ, लगाया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दिया तुमने 2 इंटू एन इंटू टी हाफ। अब तुमको यहाँ पे टाइम फॉर 75% कंप्लीशन कितना दिया है, आज सिस्टम बार बार परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फॉर 75% कंप्लीशन कितना दिया हुआ है, 15 minutes. देखो इस क्वेश्चन को तुम 2 तरीके से याद कर सकते हो, एक तो जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखाया वो, या एक अभी मैंने तुमको ऊपर रिजल्ट बनाया था टी 75%, देखो टी 75% 3/2 ऑफ 50%, ये लिखा था मैंने, देखो ये दिख रहा है तुमको। Yes, sir. अब इसको तुम लगा के डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, देखो यहां पर मैंने लगा दिया कि t फॉर 75%, टाइम फॉर 75% इज 3/2 टाइम्स इंटू t 50%। तो 75% कंप्लीट होने के लिए तुम्हें कितनी देर लगती है, 15 मिनट, कितनी देर लगती है 15 मिनट, इंटू 3/2 t 50 पर 15 इंटू 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 10 मिनट। ये पहला तरीका हुआ। अब टीएन, टाइम रिक्वायर्ड, देखो यहां पर तुम क्या बोलोगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब तुम ये जुगाड़ लगा दो, टीएन टोटल टाइम यहां पे कितना दिया इससे 15 मिनट, 2। अब हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तुमको, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है 50 मिनट, और कितना परसेंट 75% कंप्लीट होता था, कितना परसेंट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे तुम टाइम लगाते थे, तुम बताओ कितना परसेंट कंप्लीट होने के लिए तुमको टाइम यूज करना है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 75/100। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है क्या, चेक करो, सेम ही आएगा 10 मिनट। ये हो गया टी 50%, Yes, sir. 15 इंटू 100/2 इंटू 75, दैट विल बी इक्वल टू 10 मिनट। ये जुगाड़ है, देखो ये जुगाड़ है, ये मैंने बनाई, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलनी है,
ये जुगाड़ मैंने बनाई है, तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। इस क्वेश्चन को तुम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक ये रहा टी, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, then time required for 70% completion of reaction, then time required for 70% completion of reaction। अब तुम्हें इसी रिएक्शन को 70% कंप्लीट होने में कितनी देर लगेगी वो तुमको निकालना होगी। 70% कंप्लीट होने में कितनी देर लगेगी? देखो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले क्या बोल रहा है वो, पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। तो तुम एक तरीका तो लगा सकते थे, देखो एक Tn is at 2 into n into t half। इस फॉर्मूले को 2 बार यूज कर लो। पहले एक बार 15 मिनट पे यूज करके तुम हाफ लाइफ निकाल लो, फिर दूसरी बार हाफ लाइफ रख के 70 मिनट के लिए सॉल्व कर दो। दूसरी बार हाफ लाइफ निकाल के तुम 70 मिनट के लिए सॉल्व कर दो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तुम्हें दिया हुआ है, इससे तुम 10% करना है, प्लीज करेक्शन करो 10, जिससे आसान हो जाएगा। 10%। देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। अगर 20 मिनट है 10, तो देखो पहला क्या कर लोगे तुम, 10% कंप्लीट होने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, 20 टू 10/100 इंटू टी 50%। तो ये कितना होगा, देखो एक जीरो से तो ये वाला जीरो गया, 200 तो 50। हाफ लाइफ पीरियड कितनी आ गई इस रिएक्शन की? व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन? जल्दी बताओ कितनी आ रही है हाफ लाइफ? 100 मिनट्स। 100 मिनट। पहला तरीका देखो। अब दूसरी बार इस रिजल्ट को यूज करो, टी एन 2 इंटू एन इंटू टी 50%। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 70%, तो 70% लिख दिया, 2 इंटू पीरियड 100, कितना आ गया, 140 मिनट। ये पहला तरीका हुआ। देखो ये पहला तरीका हुआ जो तुमने जुगाड़ से सॉल्व कर लिया। ये पहला तरीका हुआ जो तुमने जुगाड़ से सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका, देखो अगर तुमको कुछ जुगाड़ नहीं, तुम ये फॉर्मूला भूल गए, तो भी तुम्हें एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। अब अगर तुमने कहीं लिखा x इज इक्वल टू KT, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जीरो ऑर्डर है, तो 10% कंप्लीट होने का मतलब हुआ 10% कंप्लीट होने का मतलब हुआ 10% कंप्लीट होने का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 10a/100। 10% कंप्लीट होने का मतलब हुआ x इज इक्वल टू, 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा मैं तुम्हें। तो अब तुम x क्या लिखोगे, 10a/100 इज इक्वल टू k, और टाइम कितना दिया था, 10% 20 मिनट, कितना दिया होता है यहाँ पे 20। तो k इज इक्वल टू आ गया a/200। k इज इक्वल टू कितना आया, k इज इक्वल टू आया a/200 मोल पर लीटर, और अब टाइम मिनट में ले रहे हो तो ये पर मिनट आ गया। अब यही चीज फॉर 70% कंप्लीशन, वी राइट x इज इक्वल टू KT। अब 70% कंप्लीशन का मतलब वो 70a/100, k की वैल्यू a/100 इंटू टी, ए से ए कैंसिल हो गया, तो टाइम फॉर 70% आ गया 140 मिनट। टाइम फॉर कंप्लीशन आ गया तुम्हारा 140 मिनट। अब देखो एक और तरीका सिखाता हूं जो बहुत ध्यान से समझना है, ये जुगाड़ है, ये भी जुगाड़ है, तुम्हें आना चाहिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका भी तुमको सिखाता हूं। यहां पर मैंने दिया है, देखो अगर ये 0 से 10 मिनट, 0 से 10% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगते हैं, 10% से 20 से 30% जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, 30 से 40 मिनट कंप्लीट, पर 40 से 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, एक और 20 मिनट। अब ये सिद्ध करूंगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इक्वल परसेंट विल कंप्लीट इन इक्वल टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब तुमको यहाँ पे क्या फंडा हमने यूज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इक्वल परसेंट ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओनली इन
जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है तो पेन कहीं चल रहा है, सोल्यूशन कहीं लिख कहीं रहा है, तो ओनली इन जीरोथ ऑर्डर, ओनली इन जीरो। तो अब देखो टोटल टाइम कितना हुआ, इन सबको जोड़ दो, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया यहाँ पे 140 मिनट, जो कि तुम देख रहे हो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल अमाउंट विल बी कंज्यूम ओनली इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इक्वल अमाउंट कंज्यूम इन, इक्वल अमाउंट कंज्यूम इन इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल अमाउंट विल बी कंज्यूम्ड इन इक्वल टाइम पीरियड। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। अगर मैं एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को लेके चलता हूं, ध्यान से देखो, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, तुमने ए जीरो पे ये था ए, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे था ये ए माइनस एक्स, टू टी पे ए माइनस 2x, टाइम ए टी इज इक्वल टू 3 टाइम 4x। अब तुम x की जगह के टी रख दो, यहां पर तुम क्या लिख दो, ए माइनस के टी, क्या लिख रहे हो, ए माइनस के टी, ए माइनस 2 के टी, ए माइनस 3 के टी, ध्यान से समझना है, ए माइनस 3 के टी, ए माइनस 4 के टी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, थोड़ा सा भी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, के टी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, के टी। ये क्वेश्चन बन गया कि अगर इक्वल टाइम में करोगे इन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां से तुमने क्या बोला, इन जीरोथ, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल आर इन। अब देखो अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो उनका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये कौन सी सीक्वेंस बन जाती है भाई तुम्हारे मैथ्स के हिसाब से, एपी विद कॉमन। तो अगर एक जीरोथ ऑर्डर का रिएक्शन है, अगर एक जीरोथ ऑर्डर का रिएक्शन है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंट ऑफ अमाउंट कंज्यूम होता है, इक्वल टाइम, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, इससे मैं तुमको उसकी थ्योरी बना के पहले ही पढ़ा दिया। अब ये क्वेश्चन बनेगा या ये एक फैक्ट बनेगा या एक स्टेटमेंट बनेगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर में जीपी होता है, सेकंड ऑर्डर में एचपी होता है, जीरोथ ऑर्डर में एपी होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अगर अमाउंट कंज्यूम हो रहा है तो रिएक्शन विल बी ऑफ जीरोथ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कुछ और आएगा। अब मैं तुमको यहां से एक और पॉइंट, जाते जाते एक और चीज पढ़ा दे रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्लॉट कर्व जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अब तुम इस बताओ, मैंने अभी कुछ लोगों को एक दिन पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया था, ये क्या होता है बताओ। मोल्स डिसोसिएटेड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स डिसोसिएटेड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रत्येक 1 मोल रिएक्टेंट पे। युवराज जी तुम बाहर कैसे चले गए थे, चलो अंदर आ जाओ। अब देखो तुमने यहाँ पे रिएक्शन लिया, बेटा ध्यान से देखना, तुमने एक रिएक्शन लिया, ए से तुमने क्या बनाया यहाँ पे, बी प्लस सी, टी इज इक्वल, अब इसके अल्फा एक्स बाई ए, व्हाट इज अल्फा एक्स बाई ए। तुमको ये ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन ऐसा लिखा है तो एक्स बाई ए को तुम अल्फा बोलोगे। अब मैं बोलो प्लॉट द कर्व बिटवीन अल्फा और टी, अल्फा और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो अब तुमने यहाँ पे बोला एक्स इज इक्वल टू के टी, तुम्हारा ये क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू के टी होता है। तो दोनों तरफ तुम ए से डिवाइड कर दो, अगर तुमने यहां भी ए से डिवाइड करा तो तुम यहां भी ए से डिवाइड कर सकते हो। तो तुम अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, के अपॉन ए टी। तो अल्फा टी का ग्राफ भी लीनियर होगा और स्लोप होगा के बाई, स्लोप होगा के बाई ए। जबकि तुमने शुरू में देखा था एक्स और टी के ग्राफ का स्लोप था, एक्स और टी के ग्राफ का स्लोप था नहीं, ए कैसे था, एक्स और टी के बीच में जब तुमने ग्राफ प्लॉट किया था के, और यहाँ पे स्लोप क्या हो गया अल्फा का, अल्फा का स्लोप क्या हो गया के बाई ए। व्हाट विल बी द स्लोप, अगर एक्स और टी का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप था ए के, और अब स्लोप क्या आ गया तुम्हारा, अब स्लोप क्या आ गया तुम्हारा के बाई ए। व्हाट विल बी योर स्लोप, के बाई ए। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, क्या हो सकती है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा की 1 हो सकती है। अब तुम्हें आज इस पे कोई असाइनमेंट दूंगा मैं भी,
ये डीपीपी, इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वही पैकेज में वही क्वेश्चन अब तुमको सॉल्व करने है बेटा। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, देखो मैं तुमको एक होमवर्क असाइनमेंट बना रहा हूं, ये होमवर्क असाइनमेंट तुमको सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लिया तो तुमसे इस चैप्टर में सब कुछ बनेगा। देखो अब मैं तुमको यहाँ होमवर्क दे रहा हूं, सिस्टम बहुत स्लो है। फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं इससे तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखें। हमेशा होमवर्क में लाल रंग की उससे देता हूं जिस खतरे का निशान तुमको याद रहे। अगर तुम होमवर्क कर लोगे तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री सिखा दूंगा। यार सिस्टम इतना स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है। चलो अब तुम्हारे पास देखो ये 10 क्वेश्चन के 5 ही आए हैं। ये आए। तुम्हें ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूले तुम्हारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो लगेंगे। एक लगेगा x इज इक्वल टू के टी, एक लगेगा t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k, एक लगेगा जो मैंने जुगाड़ बनाई tn इज इक्वल टू 2 इंटू n इंटू टी हाफ। बस इन 3 फॉर्मूले से ये पूरा होमवर्क होना है। तुम्हारे जो भी डाउट आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ये डीपीपी ये पूरी की पूरी शीट में तुम्हारी ऐप में शेयर कर दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर लो। तुम्हें अगर लेक्चर में कंफ्यूजन है या तुम बाहर चले गए या तुम्हें कुछ देखना है तो सेम लेक्चर में तुम्हें यूट्यूब पे विदाउट एनी एडिट शेयर कर दूंगा। समझ में आया शिवम ये? यस सर। चलो अब मैं क्लास को यही रोक रहा हूँ। ढंग से पढ़ाई करो, कल संडे है। और अब टेस्ट जो होगा इस वीक में, जो टेस्ट होगा वो सोल्यूशन चैप्टर का होने वाला है तुम्हारा। तो तुम सोल्यूशन को पढ़ के रखना है तुम्हें।